प्यारे दोस्तों, इस्लाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी पुरस्कार शिकारी एपिसोड 3। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। मैं शायद 1-2 दिन बेहोश रहा। मुझे शायद बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था, इसलिए कि जब मैं होश में आया तो मैं लॉन्च के केबिन में नहीं बल्कि एक अस्पताल जैसे कमरे और एक पिलिंगों के साफ सुथरे बिस्तर पर पड़ा था। मेरे बदन पर मरीजों का लिबास था, मेरा सर भारी हो रहा था और नशा सा छाया हुआ था। यह नशे के इंजेक्शन का असर था जो अभी पूरी तरह उतरा नहीं था। मैंने अपना सर झटक के सामने की तरफ देखा जहां खिड़की थी। इस खिड़की में लोहे की मजबूत गन लगी हुई थी, इसके दोनों पट खुले हुए थे और इस पर एक सफेद पर्दा पड़ा था। पर्दे में से सूरज की रोशनी छन छन कर कमरे के अंदर आ रही थी। कमरे के अंदर और बाहर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। एक अजीब सी वीरानी भी बरसती महसूस हो रही थी। मैंने इससे अंदाजा लगाया कि यह इमारत किसी गांव में वाक़ है। दूसरे लम्हे इस ख्याल की नफी हो गई, इसलिए कि छत पर पंखा और एक ट्यूब लाइट लगी हुई थी। यहाँ हजारों गांव और इलाके आज भी ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, इसलिए कि हर साल जो तूफान आते थे वो मुवासलात के निजाम को दिरहम बरहम करके रख देते थे। मैंने उठ कर बैठने की कोशिश की तो सारे बदन में कमजोरी सी महसूस हुई। मैं किसी न किसी तरह उठकर बैठ गया। चंद लम्हों के बाद सोचा कि अब मुझे देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। यह इमारत अस्पताल की है या कोई मकान वगैरह है। मैं बिस्तर से उतरने वाला था कि कमरे के बाहर चाप की आवाज सुनाई दी। कोई तेज तेज कदम उठाता हुआ शायद इस कमरे की तरफ आ रहा था। मैंने फौरा ही बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हे बाद दरवाजा खिला। मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल दी। तकिया पर गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। कमरे में एक जवान नर्स छोटी सी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर रही थी, इसलिए मैं इसकी शक्ल देख नहीं सका था। वो दरवाजा बंद करके मेरी तरफ घूमी तो मैंने इसे देखा और हम दोनों की नजरें चार हुई। वो 20-22 बरस की जवान लड़की थी, सानूनी रंगत की पुरकशिश लड़की, चेहरा और मुतनासिब बदन कद दरमियाना था। वो ट्रे लिए मेरी तरफ बढ़ी तो उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। सफेद लिबास में वो बहुत अच्छी लग रही थी। इसने मेरे करीब आकर ट्रे साइड टेबल पर रख दी और मुस्कुराहट के साथ बोली, सुबह बखैर मिस्टर सालार। सुबह बखैर, मैंने जवाब दिया। उसकी आवाज भी खूबसूरत थी। मैंने ट्रे की तरफ देखा। इसमें रुई के 3-4 चाय और एक सरीच रखी थी। वो मुझे इंजेक्शन लगाने आई थी। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम सुरीता है, इसने जवाब दिया। मैं यहाँ नर्स हूँ। क्या आप ये बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ? ये अस्पताल है या घर? ये अस्पताल है और आप अस्पताल के कमरे में हैं। वो ट्रे में से रुई का फाहा और सरीनच उठाती हुई बोली, ये कौन सा अस्पताल है और किसी जगह पर वाक़ है? मैंने अपनी कमीज की आस्तीन बाजू तक चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। वो सरनज की सुई से फाहे को गीला करने के बाद मेरे करीब आई। इसने फाहे को मेरे बाजू पर मिला और फिर इस जगह सुई दाखिल करते हुए मेरी तरफ देखा। आई एम सॉरी मिस्टर सालार, मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। क्यों? मैंने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या आपको मना किया गया है? आप बहुत समझदार हैं मिस्टर सालार, इसने दूसरे लम्हे सरीनच मेरे बाजू से निकालते हुए जवाब दिया। अच्छा, आप ये तो बता सकती हैं कि मैं यहाँ कब से और कितने दिनों से बेहोश हूँ? जी। इसने रुई के इस फाहे से मेरे बाजू को मिला और ट्रे में सरीनच रखकर टरहे उठा लिया। 3 दिन पहले आए थे और इस रोज से आपको मुसलसल बेहोशी के इंजेक्शन देकर बेहोश रखा गया। क्या ये इंजेक्शन भी बेहोशी का है? मैंने कमीज की आस्तीन नीचे उतारते हुए दरियाफ्त किया। जी नहीं, वो मुस्कुराई। ये ताकत का इंजेक्शन है। अब आप गुस्ल खाने में जाकर नहा लें, शेव कर लें और तैयार हो जाएं। मैं इतनी देर में आपके लिए नाश्ता तैयार करके ले आती हूँ। शेफ का सामान तो मेरे पास नहीं है और फिर मुझे एक जोड़ा लिबास का भी चाहिए। मैंने पिलिंग से उतरते हुए कहा, यह सब कुछ आपको गुस्ल खाने में मिल जाएगा। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बटन दबाकर मुझे बुला लें। वो दरवाजा खोलकर कमरे से निकल गई।
मैं चंद लम्हों के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि दरवाजा खोलकर तो देखूं कि ये कोई प्राइवेट अस्पताल है या मकान। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने गैर महसूस अंदाज से इस पर लगे हैंडल को घुमाया। पूरी तरह हरकत देने के बाद उसे अपनी तरफ खींचा। दरवाजा नहीं खिला, वो बंद था। इसने दरवाजा किस तरह बंद किया मेरी समझ में नहीं आया। चाबी घूमने की आवाज भी नहीं आई। शायद बाहर से इस दरवाजे को बंद करने का कोई तरीका था। मैंने 2-1 मर्तबा दरवाजे को अपनी तरफ खींचा मगर दरवाजा नहीं खिला। मैंने चाबी के सुराख में से बाहर झांका तो मेरे बदन पर सनसनी सी लहर दौड़ गई। एक लाल और खौफनाक आंख सुराख में से झांक कर मुझे देख रही थी। दरवाजा न खुलने की वजह मेरी समझ में आ गई और नर्स ने मेरे 2-1 सवालों का जवाब जो नहीं दिया इसकी वजह भी मैं गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। गुस्ल खाना खासा बड़ा था, इसमें टॉयलेट भी था। एक तरफ विनेगर में सफेद तौलिया और एक दूल्हा सफेद जोड़ा टंगा था। जहां बेसन लगा था वहां दीवार में एक आईना भी था और शेल्फ में शवनक करीम, रेजर ब्लेड का एक पैक, नहाने का साबुन और आफ्टर शेफ लोशन भी था। नल में गर्म पानी आ रहा था। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मेरी दाढ़ी किसी मजनू की तरह बढ़ी हुई थी और मेरा हुलिया किसी फकीर की तरह हो रहा था। मैंने जल्दी से शेव की तो मेरी असल सूरत निकल आई और मैंने अपने सारे बदन में चुस्ती सी महसूस की। जब मैं नहाकर और कपड़े बदलकर कमरे में आया तो ताजा दम था और मुझे बड़े जोर की भूख लग रही थी। कभी मैंने ऐसी भूख महसूस नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खिला। सुरीता एक बड़ी सी ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। दरवाजा जिस शख्स ने खोला था इस पर मेरी नजर पड़ी। वो एक बदसूरत और खौफनाक चेहरे का शख्स था। इसकी कमर में एक पेटी बंधी थी। इसमें पिस्तौल और गोलियां नजर आ रही थीं। सुरीता के अंदर दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सुरीता से कहा, बड़ा सख्त पहरा है, मैं जैसे मरीज नहीं पैदी हूँ। सुरीता के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट बिखर गई। जी हाँ, आप अपने आप को कैदी समझी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान नहीं। इसने ट्रे बिस्तर पर रखा तो मैंने नाश्ते का जायजा लिया। बड़ा पर तकल्लुफ़ नाश्ता था लेकिन चाय नहीं थी। किया नाश्ता बगैर चाय के होगा? मैंने सिलास और छुरी उठाते हुए पूछा। मैं चाय इसलिए नहीं लाई कि ठंडी हो जाएगी, इसने मुस्कुरा के जवाब दिया। आप काफी पिएंगे या चाय? काफी, मैंने सिलास पर मक्खन लगाते हुए कहा। यहाँ तो कैदी को बड़ा शानदार नाश्ता दिया जाता है। अच्छा, मैं आप के लिए काफी बनाकर ले आती हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली। आप क्योंकि खास कैदी हैं इसलिए आपका खास ख्याल रखा जा रहा है। मैं चूंकि 3-4 दिन से भूखा प्यासा था और पेट में चूहे दौड़ रहे थे इसलिए मैं नाश्ते पर किसी नादीदा बच्चे की तरह टूट पड़ा था। 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने नाश्ता एक तरह से हड़प कर लिया। ट्रे पूरी तरह साफ हो चुकी थी। सिर्फ जाम जेली के अलावा कोई और चीज बची नहीं थी। इस कदर पूरा तकल्लुफ़ नाश्ता हजम करने के बावजूद मेरी भूख पूरी तरह मिटी नहीं थी। कुछ और खाने को दिल चाह रहा था। सुरीता 15-20 मिनट के बाद 2 कप गरम गरम कॉफी और सैंडविच ले आई तो मेरा दिल खुश हो गया। ये सैंडविच किसके लिए? मैंने पूछा। 2 कप कॉफी किया मेरे लिए, सैंडविच आपके लिए और कॉफी मेरे लिए है। इसके होंठों पर दिल्ली मुस्कुराहट फैल गई। मुझे मालूम था कि आप सर नहीं हुए होंगे। वो कैसे? मैंने सैंडविच की प्लेट ट्रे में से उठाते हुए हैरत से उसकी तरफ देखा। एक सेहतमंद शिकारी जो 3-4 दिन से सख्त भूखा हो, इसके लिए ये नाश्ता काफी कैसे हो सकता है? मैं शिकारी नहीं बल्कि शिकार हूँ। मैंने काफी का मग उठाकर इसका घूंट हलक से उतारा। काफी बहुत अच्छी थी और मजा दे रही थी। वो भी काफी पीने लगी। मैंने उसके करीब होकर सरगोशी के अंदाज में कहा, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे शिकार किस लिए किया गया है? इसने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ खौफजदा नजरों से देखा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं समझ गया कि इसे मेरे सवाल का जवाब देने में कौन सी बात माने है। मैंने उसकी तरफ सैंडविच की प्लेट बढ़ाई। इसने शुक्रिया कहकर लेने से इनकार किया। फिर मेरे इसरार पर एक में उठा लिया। मैं इससे सवाल पूछने के ख्याल से सैंडविच की प्लेट पर झुक गया। क्या इस जेल खाने में और भी कैदी हैं? जेल खाना है तो और भी कैदी होंगे।
मगर आप यहाँ से फरार होने का ख्याल भी दिल में न लाएं, ऐसे सवालात पूछने की कोशिश न करें जो यहाँ से मुतालिक हूँ। मैंने आपकी एक बात का भी जवाब दे दिया तो फिर आपकी खिदमत पर किसी मर्द को लगा दिया जाएगा। इसकी बात सुनकर मैंने उससे मजीद सवालात पूछने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से गरीब किसी मुसीबत का शिकार हो जाए। मैं इससे आगे चल कर फायदा उठा सकता था। वो मेरे फरार होने में बड़ी मदद कर सकती थी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। इसने फरार ना होने के लिए जो कुछ कहा था इसमें मेरे लिए एक तरह से इशारा था। थोड़ी देर के बाद वो बर्तन लेकर चली गई तो मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। सामने एक इमारत का उकबा हिस्सा नजर आ रहा था। इधर खली जगह और झाड़ियां थीं, दाएं और बाएं भी झाड़ियां की नजर आ रही थीं। गहरा सुकूत सा तारी था। मैं चंद लम्हों तक खड़ा रहा। ये जगह शहर और किसी गांव में नहीं थी, किसी जजीरे पर आबाद मालूम होती थी। फिर मैंने एक लॉन्च के सायरन की आवाज सुनी जो बहुत दूर से आ रही थी। अब ये बात इल्म में आ चुकी थी कि ये गांव है और नदी के किनारे या किसी दरिया के पास वाक़े है। मेरा एक दिन तो इस तरह गुजर गया। सुरीता के सिवा कोई और मुझसे बात करने मेरी मिजाज परसी के लिए नहीं आया। वो मेरे लिए खाना, चाय और रात का खाना लेकर आती रही। दोपहर और रात का खाना भी बहुत परतकलफ और शानदार था, लजीज और जायकादार था। मैं हैरान था कि मुझे यहाँ क्यों और किस लिए लाया गया है। आखिर कोई आदमी आकर मुझसे बात क्यों नहीं करता। मुझे किस मकसद के लिए यहाँ कैद किया गया है। मेरे लिए चाय, खाना और नाश्ता सुरीता खुद अपने हाथों से पका कर ला रही थी। सुबह वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। नाश्ता करने के बाद वो बर्तन ले जाते वक्त बोली, मिस्टर सालार, थोड़ी देर के बाद डॉक्टर और यहाँ के इंचार्ज आपका मुआयना करने और आप से मिलने के लिए आएंगे। किसी बात का मुआयना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इंचार्ज से बात करना पसंद करूंगा। ये बात तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, वो बोली और कमरे से निकल गई। कोई 15 मिनट के बाद कमरे का दरवाजा खिला तो सबसे पहले सुरीता दाखिल हुई। इसके हाथ में एक फाइल थी। इसके पीछे एक शख्स पतलून कमीज और पल ओवर में मलबूस था। इसने अपनी आंखें तारीक शीशों की ऐनक से छुपा रखी थीं। इसके चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी। इसके चेहरे से जो सफ़ा की नुमायां थी, इससे वो दरिंदा सिफत शख्स लग रहा था। मैं समझा कि ये वही खूनाशाम भेड़िया है जो इंसानों का शिकार करता है, आदमखोर है। इसके पीछे सफेद एप्रन में जो शख्स दाखिल हुआ वो डॉक्टर था। डॉक्टर के पीछे एक मुसल्लह शख्स था। वो किसी पेशावर कातिल की तरह दिखाई दे रहा था। वो मुझे कीना तोज निगाहों से घूर रहा था। इसके हाथ में जदीद तरीन मशीन गन थी। वो चौकना और चौकस था। मैंने एक लम्हे के लिए दिल में सोचा कि काश ये मशीन गन मेरे हाथ लग जाए। डॉक्टर को देखते ही मैंने पहचान लिया, ये डॉक्टर सृजन कुदरत खुदा थे, आंखों के माहिर। बांग्लादेश में उनके पाए का कोई डॉक्टर नहीं था और उनका शुमार दुनिया के चंद गिने चुने डॉक्टरों में होता था। आज तक उनके हाथ का कोई ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ था। बांग्लादेश में ये इज्जत व कदर की निगाहों से देखे जाते थे, इसलिए कि गरीब परवर थे। गरीबों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन करते थे। वो दूसरे डॉक्टरों की तरह लालची फितरत के न थे, इंसान दोस्त आदमी थे। वो मेरी किताब की रूनुमाई में भी आए थे। नजम अलनहार के दूर के रिश्तेदारों में थे। वो मेरे बड़े कदरदान थे और उनके पास मेरी तकरीबन तमाम किताबें भी मौजूद थीं। इन्होंने अभी मेरी तरफ देखा नहीं था। वो चश्मे वाले से बातें कर रहे थे। मैं इन्हें यहाँ देखकर सत्ते में आ गया। मेरी हैरत भरी नजरें इन्हीं पर मरकूज थीं। मुझे यकीन नहीं आया कि एक अजीम शख्स का ताल्लुक एक दरिंदा सिफत इंसान से भी हो सकता है। जब इन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो बुरी तरह चौंक पड़े। इन्हें जैसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आया। वो तहीर ज़दा नजरों से मुझे देख रहे थे और मैं दिल में सोच रहा था कि उनका यहाँ क्या काम, वो किस लिए इस जालिम वजाबर शख्स के साथ हैं जो इंसानियत की पेशानी पर एक दाग है। मैं पलिंग से उतरकर फर्श पर खड़ा हो गया तो वो तेजी के साथ मेरी तरफ बढ़े और मुझसे बदलगीर हो गए। मिस्टर सालार, आप यहाँ? वो हैरत के लहजे में बड़े जोर से बोले, फिर सरगोशी की, हर कीमत पर यहाँ से फरार होने की कोशिश करो। मैंने उनसे अलग होकर उनकी आंखों में झांका। उनकी इस बात ने मुझे चौंका दिया था। उनकी आंखों की जबान भी मुझ
से यही कह रही थी। उनके चेहरे पर बल्ला की संजीदगी छाई हुई थी। इस चश्मे वाले शख्स ने हमारे पास आकर कहा, अच्छा तो आप दोनों एक दूसरे से जाती तौर पर भी वाकिफ हैं। बहुत खूब, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। अचानक कमरे का दरवाजा खिला। एक मुसल्लह शख्स ने अंदर दाखिल होकर चश्मे वाले से कहा, सर, बॉस का टेलीफोन आया है, मैं अभी बात करके आता हूँ। इसने सुरीता और डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा, आप दोनों यहीं ठहरें। वो कमरे से निकला तो उसके पीछे पीछे मुसल्लह शख्स भी चला गया। कमरे में हम तीनों रह गए। मैंने डॉक्टर कुदरत खरा से पूछा, सर, आप यहाँ कैसे? क्या आपका उनसे कोई ताल्लुक है? क्या आप के ख्याल में एक डॉक्टर एक दरिंदा सिफत शख्स या तंजीम से किसी कस्म का ताल्लुक रख सकता है? नहीं, मैंने अपना सर हिलाया। आपको यहाँ देखकर मुझे दिख और हैरत हुई है। मैं अपना शक दूर कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मुझे मेरी चिटागोंग की रहाइशगाह से एक हफ्ता के लिए अगवा किया गया है। वो बताने लगे, इस तंजीम के बॉस ने मुझे एक खास मकसद के लिए अगवा किया है। इसका मकसद एक नया तजुर्बा करना है। कैसा तजुर्बा? मैंने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। वो आंखों के माहिर से किसी कस्म का तजुर्बा करना चाहता है। प्लीज डॉक्टर, सुरीता ने इन्हें टोका, आप मिस्टर सालार को कुछ न बताएं। मिस्टर जाफर गुस्सा हो जाएंगे। मैंने सुरीता की तरफ देखा, क्या तुम्हारे बॉस का नाम जाफर है? ये मिस्टर जाफर कौन है? मिस्टर जाफर इस इलाके के इंचार्ज हैं। सुरीता बोली, हमारे साथ आए थे और अब बॉस का टेलीफोन सुनने के लिए गए हैं। इनका नाम जाफर है। वो बहुत सख्त मिजाज आदमी हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो तो वो इन्हें सख्त सजा देते हैं। देखो नरस, डॉक्टर कुदरत खरा ने इससे कहा, मेरे ख्याल में ये सुनहरा मौका है कि मैं अपने दोस्त को तमाम बातें बता दूं ताकि ये यहाँ से फरार होने की कोशिश करें। इसमें हम सबकी भलाई है। क्या मालूम उस शख्स की वजह से हमें इस जालिम की कैद से निजात मिल जाए। जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती हो, क्या वहां से फरार होना मुमकिन है? जहां कदम कदम पर दरिंदे पहरा दे रहे हूं, वहां कोई सूरत कैसे हो सकती है? यहाँ तो हर लम्हा मौत का खतरा है। नहीं डॉक्टर नहीं, यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। फरार होने की कोशिश करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। वो दिल गरफता लहजे में बोली, मैं तो खुदा की जात से भी नाउम्मीद हो गई हूँ। इंसान को खुदा की जात से आखिरी सांस तक नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कुदरत खरा ने नरस के पास जाकर इसका शाना थपथपाया, हमें इस खबीस की जात से ऊपर वाला बचाएगा। दिल छोटा न करो, हौसला न हारो, इसकी जात पर भरोसा रखो। तो क्या आपको भी यहाँ अगवा करके लाया गया है? मैंने हैरत से सुरीता से पूछा। जी हाँ, इसने अपना सर हिलाया। आप यहाँ कब से कैद हैं? कोई 2 महीने पहले 10 नर्सों को सेंट जॉन अस्पताल के हॉस्टल से इस खूबसूरती और मंसूबा बंदी से अगवा किया गया कि मैं बता नहीं सकती। इन 10 नर्सों में से मैं एक हूँ। दूसरे दिन इस अस्पताल से 2 डॉक्टरों को भी अगवा करके यहाँ पहुंचा दिया गया। इनमें से 2 नर्सों को यहाँ रख लिया गया। बाकी 8 नर्सों और 2 डॉक्टरों का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। उनका क्या हश्र हवा, वो जिंदा हैं या मर गए। यहाँ सिर्फ 2 नर्सें हैं जो कैदियों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही हैं। हम दोनों यहाँ शर्मनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस जिंदगी से निजात पाना चाहती हैं, मगर इस कोशिश में भी हम कामयाब ना हो सके। इन्होंने हमें 1 साल तक इस शर्त पर कैद रखना मंजूर किया है कि हम उनका दिल बहलाती रहें। फिर 1 साल के बाद हमें न सिर्फ रिहाई मिलेगी बल्कि एक कसीर रकम भी दी जाएगी। इस झूठे वादे पर हम यहाँ जिंदगी गुजार रही हैं। इस की आवाज भरा सी गई। फिर भी तुम चाहती हो कि एक शख्स अपने आप को इन दरिंदों के हवाले कर दे जिनके नजदीक इंसानों की कोई अहमियत नहीं। ये सफाक दरिंदे उसे ससका कर इस तरह मार दें कि वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए। क्या ऐसा शख्स उनके वशियाना मजालिम का निशाना बनने के बजाय उनसे मुकाबला ना करे, सिर्फ अपनी जिंदगी और बका के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, इन बदनसीबों के लिए जो ऐसे शख्स की कैद में हैं जो इंसान के भेस में शैतान है। क्या तुम समझती हो कि इस शैतान से जिंदगी की भीख मांगेंगे तो जिंदगी की भीख मिल जाएगी? डॉक्टर कुदरत खरा की सांस फूलने लगी। ठीक है, एक कोशिश करके देख ली जाए। सुरीता रंधी हुई आवाज में बोली, मैं मिस्टर सालार की कामयाबी
के लिए दुआ करूंगी। तुम जरा कोशिश करो और जान पर खेल जाओ तो सालार के फरार में आसानी हो जाएगी, फिर इस शैतान से इंसानों को निजात मिल जाएगी। मैं तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, वो दिल गरफता लहजे में कहने लगी। अब मेरे लिए जिंदगी में कोई कशिश नहीं रही और ना जीने की कोई उमंग रही है। तुम अपनी कोशिश जारी रखना और मैं 1-2 दिन किसी न किसी बहाने से ऑपरेशन टालता रहूंगा। इधर मिस्टर सालार कोई मंसूबा बना लेंगे। किस का ऑपरेशन? मैंने हैरत से पूछा। कैसा ऑपरेशन आपका? ऑपरेशन, डॉक्टर कुदरत खरा ने जवाब दिया। ये दरिंदा सिफत शख्स जिसकी सूरत मैंने भी नहीं देखी, वो एक नया तजुर्बा करना चाहता है। इस तजर्बे के लिए उसने मेरा अगवा किया। इस तंजीम के आदमी ने मुझे बताया कि उनका बॉस हर साल कोई ना कोई नया तजुर्बा इंसानों पर करता है, खासकर शिकारियों पर। इसके नजदीक ये एक दिलचस्प मशगला है। मेरा किस चीज का ऑपरेशन करना चाहता है वो? मेरा दिल धड़कने लगा। डॉक्टर कुदरत खरा ने बताया, आंखों का। मेरी आंखें तो अच्छी भली हैं, वो मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा के क्या करेगा? वो आपकी आंखें निकालकर इसकी जगह शेर की आंखें लगाना चाहता है। शेर की आंखों में आपकी आंखें? किया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे जिस्म में लहू बर्फ की तरह सर्द होने लगा। वो ये देखना चाहता है कि एक इंसान को शेर की आंखें मिल जाएं, तो उसे कैसा लगेगा और इसमें क्या तब्दीली रूनुमा होगी, क्या रदअमल जाहिर होगा। इस तरह से वो शेर के बारे में जानना चाहता है। इस तजर्बे के लिए उसने आपका इंतखाब किया है। ये तो कोई खबती और पागल मालूम होता है। मेरे हलक में आवाज फंसे लगी। इस तजुर्बा से उसे क्या हासिल होगा? आप सच कहते हैं, सुरीता ने मेरी तायद की। ये यहाँ जो अस्पताल है, इसमें नए तजर्बे किए जाते हैं। कैसे तजर्बे? डॉक्टर कुदरत खरा ने सुरीता की तरफ हैरत से देखा। क्या यहाँ और भी डॉक्टर और सर्जन हैं? कोई एक तजुर्बा हो तो बताऊं, वो कहने लगी। कभी तो किसी इंसान का दिमाग किसी खौफनाक जानवर से बदल दिया जाता है, तो कभी किसी मर्द का दिल किसी औरत के दिल से। यहाँ 2-3 सर्जन हैं जो ये ऑपरेशन करते हैं। ये डॉक्टर भी यहाँ कैदियों की तरह रह रहे हैं। क्या ये ऑपरेशन कामयाब साबित हुए हैं? डॉक्टर कुदरत खरा के चेहरे पर गहरा इस्तिजाब छा गया। बहुत कम ऑपरेशन कामयाब हुए हैं, सुरीता ने बताया। इन लोगों का ऑपरेशन करने के 2-3 दिन के बाद इन्हें यहाँ से एक जजीरे पर ले जाया जाता है। इस जजीरे पर उनका बॉस रहता है और वो वहीं से हुकूमत करता है। जजीरा में चौंका। क्या आपको मालूम है कि ये जजीरा कहाँ वाक़ है? नहीं, सुरीता ने सर हिलाया। मैंने कभी जानने और किसी से मालूम करने की कोशिश नहीं की। अगर आपको इस जजीरे का पता चल भी गया तो आप क्या करेंगे? सुना है कि इस जजीरे पर हर कोई पहुंच नहीं सकता। गलती से कोई पहुंच गया तो वापस नहीं आ सकता। इस जजीरे के बारे में सुना है कि इस गांव से कहीं खौफनाक और पुरस्कार है। वो एक तलस्सुम है। इस जजीरे पर एक दरिंदा सिफत इंसान की हुक्मरानी है। इस जजीरे का पता चल जाए तो एक ही दिन में न सिर्फ इस खबीस से निजात मिल सकती है, बल्कि सैकड़ों को रिहाई भी। इस शैतान ने दरिंदगी की हद कर रखी है। वो नए मजालिम को तजर्बात का नाम दे कर इंसानियत के साथ मजाक कर रहा है। मेरी नस नस में लहू उबलने लगा। क्या इस गांव में ऐसा ऑपरेशन थिएटर और आलात जराहत हैं कि इस कस्म के ऑपरेशन और तजर्बात किए जा सकें? सुरीता ऑपरेशन थिएटर के बारे में कुछ कहने वाली थी कि कमरे के बाहर आवाजें सुनाई दें। जाफर अपने मुसल्लह गार्ड के साथ इस कमरे की तरफ तेजी से आ रहा था। वो खामोश हो गई। डॉक्टर कुदरत खरा ने मेरे करीब आकर सर बोशी के अंदाज में कहा, मिस्टर सालार, जितना जल्द हो सके आप यहाँ से फरार होने का मंसूबा बनाएं। खुदा आपकी मदद करे। यहाँ से निजात पाने के बाद इंसानियत को इस शैतान से निजात दिलाएं। कमरे का दरवाजा एक धमाके से खिला। जाफर अपने मुसल्लह गार्ड के साथ अंदर दाखिल हुआ तो उसका सपाट और बेरहम चेहरा किसी ख्याल से दमक रहा था। वो डॉक्टर कुदरत खरा के पास जाकर बोला तो उसके लहजे में एक अजीब सी सरशारी थी। मेरे बॉस का टेलीफोन आया था। इन्होंने बताया कि शेर के बजाय एक खौफनाक कस्म का चीता हाथ लगा है। वो हद से ज्यादा खतरनाक है। मेरे बॉस का ये ख्याल है कि चीते की आंखों का ऑपरेशन ज्यादा बेहतर रहेगा। यूं भी इसकी आंखें
खूबसूरत, तेज और बेहद चमकीली होती हैं। क्यों? आपका क्या ख्याल है? अगर आप मेरा ख्याल पूछते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मासूम और बेगुनाह इंसान के साथ दरिंदगी का बदतरीन मुजाहिरा है, बर्बरियत है, इंसानियत के साथ एक भयानक मजाक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बॉस कोई खपती इंसान है। वो जहर खुनद लहजे में बोले, डॉक्टर आप जज्बाती हो रहे हैं। वो हंसा, इसका चेहरा और मकरूर दिखाई देने लगा। आप जरा ठंडे दिल और संजीदगी से सोचें, क्या ये एक ऐसा सनसनीखेज और दिलचस्प तजुर्बा नहीं है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया? मेरा बॉस एक ऐसा तजुर्बा कर रहा है जिससे न सिर्फ इंसानियत बल्कि सारी दुनिया को फायदा पहुंचेगा। तिब की दुनिया में एक अजीम इनकलाब आएगा। मेरे बॉस और मिस्टर सालार का नाम तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। अगर आप भी अपनी आंखों की तब्दीली का ऑपरेशन किसी सुअर की आंखों से करा ली तो ये तजुर्बा अपनी मिसाल आप होगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा। मिस्टर सालार मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर तनाव पैदा हो गया। आप जबान संभाल कर बात करें। इस मशवरा का बुरा क्यों मान रहे हैं आप? क्या सुअर की आंखें खूबसूरत नहीं होती? यूं भी आप किसी सुअर से कम नहीं लग रहे मिस्टर सालार। इसने गुस्से से फर्श पर पैर पटका। अगर आपने मजीद बकवास की तो आपकी जबान खींच लूंगा। क्या ये भी एक नया तजुर्बा होगा? मैं इसे इश्तियाल दिला रहा था। मैं ये चाहता था कि वो मुसल्लह बदमाश मेरे पास मुझे खामोश कराने के ख्याल से आए तो मैं इसकी मशीन गन छीन लूं। यहां से निकलने के लिए एक ऐसी ही मशीन गन की जरूरत थी। नया तजुर्बा तो अब आप पर किए जाएंगे। वो गुस्से से बेकाबू हो रहा था। पहले तो आपको गुंगा किया जाएगा, इसके बाद भरा बना दिया जाएगा, फिर आपकी आंखों की तब्दीली का ऑपरेशन होगा, फिर आपको इस पिंजरे में इस चीते के साथ कैद कर दिया जाएगा जो आपकी आंखों का मालिक होगा, ये देखने के लिए कि इस चीते का क्या रद्द-अमल होता है। हम इसकी एक वीडियो फिल्म भी बनाए हैं। आप उसे चीर फाड़ कर खाते हैं या होगे एक जलील और कमीना खुसलत आदमी। इसके अलावा सोच भी किया सकता है तुम आदमी नहीं दरिंदा हो। मैंने सख्त निगाहों से घोरा। अगर मेरे बॉस की आपके लिए खास हिदायत नहीं होती तो मैं आपको अभी मजा चखा देता। बहर कैफ आप मुझे गुस्सा ना दिलाएं। मेरा दिमाग घूम गया तो मेरा आदमी आपके चेहरे का जोग्राफिया ऐसा तब्दील कर देगा कि आप अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे। फिजा में तलखी बढ़ती देखकर डॉक्टर कुदरत खरा हम दोनों के दरमियान खड़े हो गए। प्लीज बात मत बढ़ाएं। फिर वो जाफर की तरफ घूम कर बोले, क्या आप अपने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बारे में कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? आप ऑपरेशन थिएटर के बारे में क्या मालूम करना चाहते हैं? जाफर अपना गुस्सा फरू करते हुए उनकी तरफ देखने लगा। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आप का ऑपरेशन थिएटर और आलात जराहत ऐसे हैं कि आंखों की तब्दीली का ऑपरेशन हो सके। ऑपरेशन थिएटर। इसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई। मेरा ये दावा है कि हमारे जैसा ऑपरेशन थिएटर और आलात जराहत पूरे बांग्लादेश में तो क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी नहीं होंगे। सारा सामान खास तौर पर मगरिबी जर्मनी से मंगवाया गया है। ये सब कुछ जदीद तरीन और नया है। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? इस पर लाखों टाका पानी की तरह क्यों बहाया गया? आखिर आपका बॉस इससे क्या हासिल करना चाहता है? ये मेरे बॉस का शौक है। वो बोला। वो भी एक सृजन है, करोड़पति आदमी है, उनकी अपनी मर्जी। वो जैसे और जिस तरह चाहें खर्च करें। दौलत होती किस लिए है? खर्च करने के लिए। ये उनकी अपनी दौलत है, वो जिस तरह चाहें खर्च करें। हम कौन टोकने और मशवरा देने वाले? ये दौलत बांग्लादेश के गरीब लोगों पर भी तो खर्च की जा सकती है जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। वो गरीबों ही पर तो खर्च कर रहे हैं। वो मानी खेज लहजे में बोला, मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा कि गरीबों की किस तरह मदद की जा रही है। मुझे ऑपरेशन के लिए 2 डॉक्टरों और नर्सों की जरूरत पड़ेगी। जो डॉक्टर कुदरत खरा ने कहा तो वो दरमियान में बोला, आप इसकी फिक्र न करें। आपको जिन लोगों की जिस चीज की जरूरत है वो हाजिर कर दी जाएगी। तो क्या आप मुझे ऑपरेशन थिएटर दिखाएंगे? मैं अभी देखना चाहता हूँ।
वो बोले, क्यों नहीं, चलिए। जाफर दरवाजे की तरफ घूम गया। वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े तो सुरीता इन सब के पीछे थी। मैंने उसका बाजू पकड़ के आंखों से रुकने का इशारा किया। इसने मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो तेजी से कमरे से निकल गई। मैं पलंग के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठा तो मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। इस ख्याल से मेरा दिमाग सनसना रहा था कि मेरी आंखों की तब्दीली का ऑपरेशन होगा। मेरी आंखें निकालकर उनकी जगह चीते की आंखें लगा दी जाएंगी और मेरी आंखें इस दरिंदे को, अगर मैं यहां से फरार नहीं हुआ तो मेरा हश्र बड़ा भयानक होगा। सिर्फ यही नहीं, मुझे बहरा और गूंगा भी कर दिया जाएगा। फिर चीते के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा ताकि वो दरिंदा मुझे चीर फाड़ के खा ले। इस लर्ज़ा-खेज़ ऑपरेशन से बचने की एक ही सूरत थी, वो ये कि मैं यहां से फरार हो जाऊं। इस चीते के पहुंचने में 1-2 दिन की देर थी। मेरे पास 2 दिन थे जिनका एक एक लम्हा मेरे लिए बेहद कीमती था। इन 2 दिनों में मुझे यहां से किसी भी कीमत पर फरार होना था। उसी सूरत में मेरी जान भी बीच सकती थी। फरार होने का मंसूबा सुरीता के ताउन के बगैर नहीं बन सकता था। सुरीता ने अपनी तरफ से मदद का यकीन तो दिलाया था, मुझे इससे बहुत कुछ पूछना था और इस गांव के महल वकों के बारे में भी मालूम करना था। सुरीता से एक आस की सी बंध गई थी। सुरीता ने कल मुझे कुछ नहीं बताया था और मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया था। आज उसके ख्यालात में तब्दीली आई थी। शायद डॉक्टर या मेरी आंखों के तब्दीली के ऑपरेशन के खौफ से। फिर मैं कमरे में टहलता हुआ फरार होने के मंसूबे के बारे में सोचने लगा। ऐसी कोई तदबीर जो मैं इस जहन्नम से निकल सकूं। इस सोच में निस्फ घंटा गुजर गया। सुरीता मेरे लिए काफी ले आई। वो आई तो बड़ी परेशान सी लग रही थी। इसकी आंखों से फिक्रमंदी झलक रही थी। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं, खैरियत तो है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें मरकूज करके पूछा। जी खैरियत ही तो नहीं है, सुरीता ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। मेरी साथी नरस पारो है ना, कल इसे इस जजीरे पर भेजा जा रहा है जहां इस तंजीम का हेडक्वार्टर है। उसके जाने के बाद मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। परेशान होने की चंदन जरूरत नहीं सुरीता, मैंने आहिस्तगी से कहा। मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। फरार होते वक्त आपको भी साथ लेता जाऊंगा। इसके लिए हौसले और मदद की जरूरत है। सच, एक लम्हे के लिए इसका चेहरा दमक कर बुझ सा गया। क्या कामयाबी की कोई उम्मीद है? कोशिश करना हमारा काम है, बाकी काम अल्लाह का है। अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इस बेचारी पारो को भी अपने साथ ले लें? इसके चेहरे पर एक घटा सी छा गई और आंखों में उदासी गहरी हो गई। वो गरीब अपने घर वालों को याद करके रात दिन तड़पती रहती है। वो साबिका लहजे में कहने लगी, मेरी बेवा माँ, ये एक फितरी बात है। क्या आपको अपने घर वाले याद नहीं आते? क्यों नहीं याद आते? मेरे 2 छोटे भाई और एक बड़ी बहन है। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। बरसों के बाद हमारे घर में बाहर आ रही थी। खुशी के दिन आ रहे थे। अब तो वहां मेरी गुमशुदगी से एक कयामत आ गई हो गई। सारी खुशियां मलियामेट हो गई होंगी। मेरी माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। उसकी आवाज भरा गई। इसकी आंखों में मोती दमकने लगे तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो दोपटे से अपने आंसू पोंछने लगी। फिर इसने अपनी बात जारी रखी। मैं भी अपने घर वालों को याद करके खूब रोती हूँ। मैं तो अब उनसे नाउम्मीद हो गई हूँ कि उनसे मिलना भी नसीब होगा। यहाँ के आदमी और पहरेदार बताते हैं कि यहाँ जो बदनसीब एक बार आ गया वो वापस जाने के बारे में सोचे भी नहीं। अब वो यहाँ से सीधा कब्र ही में जाएगा। अब रोने के बजाय एक पिस्तौल या गिन कहीं से हासिल करने की कोशिश करो, इससे फरार होने में आसानी होगी। वो सोचने लगी। फिर इसका चेहरा दमक उठा। न सिर्फ गिन बल्कि चाकू का भी बंदोबस्त हो सकता है। वेरी गुड, मैंने इसका शाना थपथपाया। मुझे इस गांव के महल वकों के अलावा ये मालूम करना है कि यहाँ कल कितने पहरेदार हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कितनी लांची गाड़ियां और मोटर बोट्स होती हैं, जाफर की रहाइश गाह कहाँ है, कितने टेलीफोन हैं, यहाँ लोग दिन में आते हैं या रात में, क्या यहाँ करीब से लांची और स्टीमर भी गुजरते हैं,
मैं ये सारी तफसीलात आपको एक कागज पर लिखकर सुबह तक पहुंचा दूंगी। ये नाश्ते के साथ साथ आ जाएंगी। अब मुझे अंधेरे में उम्मीद की किरण पैदा होती नजर आ रही है। इस खुशी में क्या गरम गरम काफी नहीं पिलाओगी? ये तो ठंडी हो गई है। वो रात का खाना लेकर आई तो ट्रे में एक गिन और 30-40 गोलियां भी साथ लेती आई। एक खौफनाक कसम का चाकू भी इसके पास था, जो वो अपने कपड़ों में छुपा कर लाई थी। इसने बताया कि ये चाकू और वो असलहा स्टोर से लेकर आई है। ये दोनों चीजें पारो की वजह से हासिल हो सकी हैं। फिर वो रेकी नहीं फौरन वापस चली गई, इसलिए कि पारो ने इस स्टोर के पहरेदार को अपने कमरे में बल्ला कर रोका हुआ था और इसका दिल बहला रही थी। सुरीता ने इस मौका से फायदा उठा कर ये दोनों चीजें स्टोर से उड़ा ली थीं। मैंने दोनों चीजें बिस्तर के नीचे रख दे। इन दोनों चीजों को पाकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी। मुझ पर एक अजीब सी सरशारी तारी हो गई थी। मेरी नस नस में खून जैसे रक्स करने लगा था। मेरी मुश्किल किसी हद तक आसान हो गई। यहां से निजात पाने की सूरत तो निकल आई थी। मैंने यहां से निकल जाने का फैसला कर लिया था। अब सुबह का इंतजार था। इस नक्शे और तफसीलात का इंतजार था जो सुरीता लेकर आने वाली थी। मैं उनकी मदद ही से मंसूबा बना सकता था। मैं रात 4 बजे तक सो नहीं सका। मेरे जहन में कितने ही मंसूबे आ रहे थे। उन ख्यालों ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुरीता ने मुझे बेदार किया। वो मेरे लिए बेडटी ले कर आई थी। वो बेडटी देकर चली गई। इसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। इसने इशारे से बताया था कि एक पहरेदार दरवाजे के बाहर खड़ा है और दरवाजे से कान लगाए हुए है। मैं शेव करके नहा के फारिग हुआ था कि सुरीता ट्रे में नाश्ता ले आई। नाश्ते की मिकदार देखकर मुझे हंसी आ गई। इसने मुझे बताया कि वो भी मेरे साथ नाश्ता करेगी। जब उसने नैपकिन मेरी तरफ बढ़ाया तो इसके अंदर एक कागज तय किया हुआ था। मैंने वो कागज उठाकर जेब में रख लिया। सुरीता ने दबी जबान में बताया कि ये नक्शा और सारी तफसीलात पारो ने सारी रात जागकर बनाई हैं। वो एक पल के लिए भी नहीं हुई। सुरीता ने नाश्ते के इख्तिताम पर कहा, खुदा करे यहाँ ये हमारा आखिरी नाश्ता हो। आमीन। मेरे दिल की अथाह गहराइयों से आवाज निकली। वो काफी बनाने के लिए बर्तन उठाकर चली गई तो मैंने गुसल खाने में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने तह किया हवा कागज खोला। कागज के एक तरफ नक्शा बना हुआ था। यह नक्शा कम एक तरह की पेंटिंग थी। वो मुसव्विर मालूम होती थी। ये गांव जजीरा नुमा था। इसके अतराफ पानी था। ये गांव दरख्तों में घिरा हुआ था और दूर से गैराबाद दिखाई देता था। यहाँ 5 इमारतें थीं। एक इमारत अस्पताल की थी, दूसरी इमारत ऑपरेशन थिएटर की, तीसरी इमारत में असलहा और दूसरी चीजों का स्टोर था, चौथी इमारत में पहरेदारों और मुलाजिमीन की रहाइशगाह थी, पांचवीं इमारत जो एक मंजिला थी, इसमें जाफर की रहाइशगाह और दफ्तर भी था। ये तमाम इमारतें दरख्तों के दरमियान इस तरह से घिरी हुई थीं कि किसी तरफ से गांव के बाहर से दिखाई नहीं देती थीं। ये तमाम इमारतें एक दूसरे से करीब करीब थीं। कागज के दूसरी तरफ जो तफसीलात लॉन्च और आदमियों के बारे में लिखी हुई थीं, वो ये थीं, जाफर और उस के साथियों समेत 12 आदमी थे। इनमें 6 तो मुख्तलिफ जगहों पर पहरा देते थे। एक स्टोर पर मामूर था। 2 आदमी अस्पताल के अंदर और बाहर पहरा देते थे। वो बावर्ची थे। एक खतरनाक किस्म का बदमाश हर वक्त जाफर के साथ रहता था। पारो ने इसके बारे में लिखा था कि इसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा पाची और खबीस शख्स नहीं देखा। अस्पताल के 2 मुख्तलिफ कमरों में और डॉक्टर कुदरत खराकैद थे। यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। एक तेज रफ्तार और जदीद तरीन लॉन्च थी। इसके अलावा 1-2 मोटर बोट भी थीं जो स्टोर रूम में रखी हुई थीं। 2 दिन बाद एक कार्गो लॉन्च बहुत सारा जरूरत का सामान लेकर सुबह 10 और 11 बजे आती थी। इस लॉन्च में उन लोगों को लाया जाता था जो शिकार हो जाते थे और इस लॉन्च के जरिए यहां से कैदियों और मरीजों को जजीरे पर मुंतकिल किया जाता था। हर इस रास्ते पर जो नदी के किनारे की तरफ जाता था, मुसल्लह बदमाश सख्त पहरा देते थे। सुरीता काफी लेकर आई तो वो मेरा सफारी सूट भी ले आई जो धुला और इस्त्री किया हुआ था। उसने मुझसे पूछा, आपके जहन में कोई तदबीर आई? मेरे जहन में एक तदबीर तो आ रही है। मैंने जवाब दिया, क्या ऐसी
कोई सूरत मुमकिन नहीं है कि मैं जाफर के दफ्तर में इस से मुलाकात करूं। जाफर से आप दफ्तर में मिलकर क्या करेंगे? आपको वहां एक और खबीस से वास्ता पड़ेगा जिसका नाम बंदो है। पारो ने इस दरिंदे के बारे में इस कागज पर लिखा है, ये दरिंदों की बस्ती है जहां एक आदमी का सांस लेना भी दुश्वार है। मैं चुनके बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए इसके दफ्तर में मिलना चाहता हूँ। वहां 10 दरिंदे भी तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाफर शायद शाम के वक्त आपसे और डॉक्टर से मिलने के लिए यहाँ आए। क्या उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मैंने सर हिलाया। तुम कोशिश करो कि शाम के वक्त में किसी न किसी बहाने से वहां तलब किया जाऊं। मैं कोशिश करके देखती हूँ, पारो से मशवरा करके कोई तदबीर लगाती हूँ। वो सोचती हुई बोली, वहां मेरे और डॉक्टर के अलावा तुम दोनों का मौजूद होना भी जरूरी है। मैंने कहा, क्योंकि हम उस वक्त वहां से फरार होंगे। वो कैसे? इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं और इसका चेहरा दमकने लगा। क्या ये मुमकिन है? दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं है। मैंने इसे समझाया, मेरे जहन में जो तदबीर आई है इसकी कामयाबी के 100% इम्कानात हैं और खुदा की जात से पूरी पूरी उम्मीद है कि आज हम इन दरिंदों से निजात पा लेंगे। आज का दिन हमारा यहाँ आखिरी दिन है। सुरीता दोपहर का खाना लेकर आई तो उसने बताया कि जाफर से कोई बात ना हो सकी, इसलिए आज सुबह जो लॉन्च सामान लेकर आई इसमें 3 जवान और हसीन लड़कियां, 2 जवान मर्द भी थे। इन 3 लड़कियों को तो उसने अपने बेडरूम में बंद कर दिया। इन जवान मर्दों ने हलरबाजी की तो इन्हें हिंटर से मार मार कर अदमो कर दिया है और वो जख्मी हालत में उसके दफ्तर के बरामदे में बेहोश पड़े हैं। जाफर का दिमाग गुस्से से बुरी तरह खोल रहा था, इसलिए इसने इससे कोई बात नहीं की। दोपहर के वक्त वो शराब पीता है और बड़े मूड में होता है, तब वो जाफर से बात करके देखेगी। मैंने ठीक 4 बजे लिबास तब्दील किया, जूते पहने, गिन और चाकू को अलग अलग जेब में रख लिया। फिर मैं बेचैनी से सर का इंतजार करने लगा। कोई निस्फ घंटे के बाद दरवाजा खिला तो दरवाजे पर 2 मुसल्लाह बदमाश खूंखार कुत्तों की तरह खड़े थे। चलो निकलो, इनमें से एक ने अपनी सनीन गिन मेरी तरफ तानते हुए कहा, साहब ने तुम्हें बुलाया है। उनके साथ सुरीता को ना देखकर मेरा दिल दिख से रह गया। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। वसवसों और अंदेशों के जहरीले सांप मुझे जैसे डसने लगे। शायद इन दरिंदों को फरार के मंसूबे की खबर हो गई है, मगर किस तरह से खबर हो सकती है? किसने इस राज को इफ्शा किया होगा? कहीं सुरीता ने तो नहीं, कहीं सरीना इस मर्दूद की कठपतली तो नहीं, बेगम जमाल की तरह उसने मेरे साथ कोई फरेब तो नहीं किया? इसके इशारे पर उसने कोई चाल तो नहीं चली? फरेब करना होता तो वो गिन और चाकू ला कर ना देती और फिर ये दोनों बदमाश मेरी जामा तलाशी लेते। इन्होंने कोई तलाशी नहीं ली, सिर्फ चलने के लिए कहा है। मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने डॉक्टर कुदरत खरा को देखा। वो सामने वाले कमरे से निकल रहे थे और एक मुसल्लाह बदमाश दरवाजे पर उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर डॉक्टर कुदरत खरा को सलाम किया और उनसे मुसाफिहा किया। कहिए, खैरियत तो है? खैरियत नहीं मालूम होती, वो अंग्रेजी में बोले। मालूम नहीं इस शैतान मर्दूद ने उस वक्त हमें किस लिए अपने दफ्तर तलब किया है। बातें मत करो, खामोशी से चलते रहो। एक बदमाश ने पीछे से मेरी पुश्त पर बंदूक की नाल रख कर इतने जोर से धक्का दिया कि मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सका, जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। डॉक्टर कुदरत खरा ने सरत से आगे बढ़कर मेरे पास पहुंचकर मेरा बाजू पकड़ के मुझे उठाकर खड़ा किया तो इस बदमाश ने आगे बढ़कर मेरी कमर पर एक लात रसीद की। साला खुद से खड़ा नहीं हो सकता, मैं फिर जमीन बोस हो गया था। डॉक्टर कुदरत खरा ने मुझे दोबारा सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि इस बदमाश ने उनके शाने पर बंदूक का बट दे मारा था। गुवान की उम्र 60 बरस के लगभग थी, लेकिन वो सेहतमंद मजबूत जिस्म के आदमी थे, चाक व चौबनद भी थे। वो ये कारी जर्ब सहा गए, जमीन बोस होते होते बचे थे, इसलिए कि इन्होंने अपना तवाजुन बरकरार रखा था। मेरे अंदर नफरत व गुस्से का एक रिला आया जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। ये मौका नहीं था कि मैं इस जलील शख्स से दो हाथ करूं। यकबारगी मेरे जी में आया तो था कि जेब
से गिन निकाल कर उसका पूरा चैम्बर इस पर खाली कर दूं और इस हतक आमेज सुलूक का इस कमीने से बदला ले लूं। हम दोनों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिस पर उसे इतना गुस्सा आया था, और फिर इसने डॉक्टर कुदरत खरा के साथ जो सफाकाना सुलूक किया था, इस पर मेरा खून और खोल उठा था। सब्र और खामोशी इसलिए भी जरूरी थी कि वो तादाद में 3 थे। एक के हाथ में बंदूक थी और 2 के हाथ में स्टेन बुने। मेरे जवाबी हमले पर वो हम दोनों को भूनकर रख देते। मैं तेजी से कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और खामोशी से चलने लगा। इमारत से बाहर आकर मैंने खुली फिजा में सांस लिया। एक अजीब सी राहत महसूस हुई। 2-4 दिन के बाद मुझे खुली फिजा में आने का मौका मिला था। आजादी की नेमत भी कैसी अनमोल होती है। मैं चारों तरफ देखने लगा। एक बदमाश लपक कर मेरे आगे आया और तेज तेज कदम उठाता हुआ चलने लगा। मैं गैर महसूस अंदाज से जायजा लेता हुआ जा रहा था। मैंने नदी को भी देख लिया था जो सुबह खराम थी। पारो ने यहाँ का जो नक्शा खींचा था वो किसी कैमरे से ली हुई तस्वीर की तरह था। मैं रास्तों को जहन में नक्श करता जा रहा था। मुझे वो लॉन्च भी खड़ी नजर आ गई जो तेज रफ्तार और जदीद तरीन थी। दरख्तों के दरमियान गिरी हुई इस इमारत और हमारे दरमियान फासिला कम होता जा रहा था जो जाफर का दफ्तर और रहाइश गाह भी थी। मैंने दिल में सोचा कि जरूर कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से हम दोनों को तलब किया गया है और इस बदमाश ने हम दोनों के साथ जलालत आमेज सुलूक किया है। मैंने अंदर ही अंदर हर कस्म के हालात से मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। मुझे एक तरह से इत्मीनान था कि मेरे पास गिन और चाकू है जिससे मैं न सिर्फ अपना दिफा कर सकता हूँ बल्कि दुश्मन से लड़ भी सकता हूँ। डॉक्टर कुदरत खरा के चेहरे पर कुछ ऐसे तासुरात न थे, मगर वो कतई तौर पर घबराए हुए और परेशान नजर नहीं आ रहे थे। वो एक बाहिम्मत और हौसलामंद इंसान थे। इन्हें पर अज़्म पाकर मेरे दिल को एक तक़वियत सी पहुंच रही थी कि इस मुश्किल में मेरा कोई साथी तो है। इस इमारत के बरामदे में एक लम्हे के लिए ठटक गया। एक कोने में 2 जवान मर्द जख्मों से चोट पड़े कराह रहे थे और उनके चेहरों पर खराशे और जख्म के निशान थे। उनके लिबास भी तार तार थे और जख्मों पर खून जमा हुआ था। वो नंगे फर्श पर पड़े काम भी रहे थे। उनके पास कुर्सी पर एक बदमाश हिंटर और बंदूक लिए बैठा पहरा दे रहा था। मैं इस कमरे में इस बदमाश के पीछे पीछे दाखिल हो गया जो मेरे आगे चल रहा था। यह एक हाल नुमा कमरा था। ये 20-22 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा होगा। इसकी छत बहुत ऊंची थी। एक दीवार के पास लंबी सी मेज थी जिस पर 2 टेलीफोन फाइलें, एशट्रे और एक मोटी सी किताब रखी थी जो अंग्रेजी जबान की थी। इस मेज के पास जो चेयर थी इस पर जाफर किसी फरून के अंदाज में विराजमान था। इसकी मेज के सामने 2 कुर्सियां थीं। इन पर कोई नहीं बैठा था। जाफर के पास दाएं बाजू पर एक शख्स खड़ा था जिसके चेहरे से खबासत और आंखों से यारी टपक रही थी। इसके बाएं हाथ पर सुरीता और पारो खड़ी मुस्कुरा रही थीं। मैंने पारो को देखा। वो न सिर्फ बहुत हसीन थी बल्कि पुरकशिश भी थी। मैंने 3 जवान लड़कियों को देखा जो एक बेंच पर तूफान के खौफ से सहमी चिड़िया की तरह बैठी थीं। उनके चेहरे सफेद पड़ते चले गए थे और इनमें जैसे लहू की एक बूंद भी ना हो। वो मर्दों से भी बदतर दिखाई दे रही थीं। उनकी फटी वीरान आंखों में से दहशत झलक रही थी और आंसुओं से भरी थीं। उनकी हालत इस तरह से गैर हो रही थी जैसे इन्हें सूली पर चढ़ाए जाने का अंदेशा हो। उनका लिबास और बाल भी बिखरे हुए थे। वो अपनी वज़ाकत और चेहरे मोहरों से अच्छे घरानों की लग रही थीं। बंदो उन तीनों को ललचाई नजरों से देख रहा था और जाफर से कह रहा था, सर आप इन तीनों को कल जजीरे पर ना भेजें। वो किस लिए? जाफर ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। आप अच्छी तरह जानते हैं सर। इसका जुमला बड़ा मानी खेज था। मैं खुद भी नहीं चाहता कि ऐसे अनमोल हीरो को कल ही जजीरे पर भेज दूं। जाफर इन तीनों की तरफ गहरी नजरों और शैतानी मुस्कुराहट से देखने लगा। लेकिन इन्हें यहाँ एक रात रखने से क्या होगा? मैं बोझ की वजह से ऐसा नहीं कर सकता। कल उनका टेलीफोन आ गया तो आप उनकी बीमारी का बहाना कर दें और उनसे कह दें कि तीनों को तेज बुखार चढ़ा हुआ है। बंदों ने जाफर को मशवरा दिया। हाँ, ये बहाना चलेगा।
जाफर का चेहरा अनजाने ख्याल से खल उठा। तो फिर आज की रात जश्न का एहतिमाम करो, इन्हें सुरीता और पारो के हवाले कर दो ताकि वो इन्हें दुल्हनों की तरह संवर सकें। सुरीता हमारी तरफ देखकर इस्तेहज़ाई अंदाज से मुस्कुराने लगी और जाफर की तरफ देखती हुई जल्दी से बोली, सर ये लीजिए, आपके बागी आ गए, पहले इन दोनों से निपटें फिर जश्न मनाएं। जाफर और हिंदू ने हम दोनों की तरफ देखा। जाफर ने हम दोनों को जहरीले लहजे में मुखातिब किया, अच्छा तो आप दोनों तशरीफ ले आए। आपके आदमियों ने हम दोनों के साथ बड़ी जलालत की है, डॉक्टर कुदरत खरा ने शिकायत की। आखिर हमारा कसूर किया है? कसूर? जाफर अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वो हम दोनों के पास आ खड़ा हुआ। कसूर ये है कि आप दोनों ऑपरेशन वाले दिन यहां से फरार होने का मंसूबा बना रहे हैं। ये झूठ है, मैंने तेज आवाज में कहा। ये बात आपसे किसने कही? जाफर सुरीता की तरफ देख कर जहर खुनद अंदाज से मुस्कुराने लगा। सुरीता ने की, सुना है कि आपने इस मकसद के लिए इस पर मोहब्बत का जाल फेंका, इसे शादी का लालच दिया, सब्ज बाग दिखाया, आप ये भूल गए कि ये आपकी नहीं मेरी महबूबा है। मैं अब समझ गया कि सुरीता ने हम दोनों को यहाँ बुलाने के लिए किया चाल चली। इसकी चाल कामयाब रही थी। कमरे में इत्तेफाक से जाफर और बंदो था और 4 बदमाश और भी थे। 3 हसीन और मासूम लड़कियां भी थीं जिनके साथ दाद ऐश मनाने के ख्वाब ये दोनों शैतान देख रहे थे। 2 बदनसीब भी बरामदे में जख्मों से चोट करा रहे थे। अब मुझे अपनी तदबीर पर अमल करना था। ये काम इतना आसान भी नहीं लग रहा था। मैंने सुरीता की तरफ देखते हुए कहा, सुरीता मुझे तुम से ऐसी उम्मीद ना थी। तुम मकार फरीबी और दगाबाज निकली। मैंने फरार होने का मंसूबा नहीं बनाया था। मैंने तो तुमसे इतना कहा था कि किसी तरह मुझे इस ऑपरेशन से निजात दिला दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब तुम सजा के खौफ से मुकर रही हो। सुरीता ने गुस्सा होकर कहा, तुमने मुझे किस कदर परेशान नहीं किया, मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। मिस्टर सालार, जाफर वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्या आपके ख्याल में यहां से फरार होना बहुत आसान है? नहीं मिस्टर सालार, 10 सरिताओं को भी अपने साथ मिला लें तो फरार होने में कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर और इस तंजीम में जितने भी लोग मुलाजिम हैं वो इस देश के एक से एक खतरनाक और मगरूर मुजरिम हैं, पेशावर कातिल हैं। उनके नजदीक किसी को कत्ल कर देना ऐसा ही है जैसे रास्ते के पत्थर को ठोकर मार देना। ये लोग रात दिन सख्त पहरा देते हैं। यहाँ से किसी का फरार होना नामुमकिन है। खैर ऐसा भी नहीं है। मैंने इसे चैलेंज के अंदाज में कहा, मुझे 3-4 दिन की मोहलत दी जाए तो मैं यहाँ से फरार होकर दिखा सकता हूँ।